जैसे ही मोबाइल की रिंगटोन बजी मैंने फ़ौरन उठाया, मगर वहाँ लिखा मैसेज पढ़कर एकदम से उकता गई। अब मुझे उस मैसेज भेजने वाले पर बहुत गुस्सा आता था। पहले-पहले तो मैं कुढ़ती थी, मगर अब मैंने नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये मैसेज तो अब रूटीन बन चुकी थी और इसे 1 महीना हो गया था जब रोज़ ये मैसेज मेरे मोबाइल पर आता था। मैंने वो मैसेज ना चाहते हुए भी एक बार फिर से पढ़ा, क्योंकि पहले दिन से लेकर अब तक उन अल्फाज़ों में बिल्कुल भी कोई तब्दीली नहीं आई थी। मैसेज में लिखा था कि 12 तारीख को तुम्हारी शादी एक अपाहिज इंसान से होगी। मैंने मैसेज पढ़ने के बाद ही उस मैसेज की रिंगटोन बदल दी और उस मैसेज पर एक नई रिंगटोन लगा दी, जिससे मुझे पता चल जाए कि यह फ़ालतू मैसेज आया है तो मैं झपट कर मोबाइल ना उठाऊं। इस काम से निपट कर मैं नीचे आई तो नौकरानी लिविंग रूम में बड़े मज़े से टीवी लगाकर बैठी थी। मुझे देखकर फ़ौरन सीधी हो गई और टीवी बंद करके कामों में बिज़ी हो गई। मेरा मूड पहले से ही उस मैसेज की वजह से ख़राब हो चुका था। अब नौकरानी को टीवी देखते देखकर मैंने उसे खड़े-खड़े नौकरी से निकाल दिया, जबकि नौकरानी हक्का-बक्का मुझसे यही पूछे जा रही थी कि दीदी मेरी गलती क्या है। पर मेरा मूड बहुत ख़राब हुआ पड़ा था तो उसे हाथ झटक कर जाने का इशारा किया तो वो रोती हुई वहाँ से चली गई, मगर उसके हिलते होंठ मेरी नज़रों में आ गए और मैं खूब समझती थी कि वो मुझे कोई बद्दुआ ही दे रही होगी। लेकिन मुझे लोगों की बद्दुआ पर हंसी आती थी कि जब हमारे अपने लिए मांगी गई दुआ कबूल नहीं होती तो ये दूसरे लोग जो हमारे लिए बद्दुआ करते हैं ये कहाँ से पूरी होगी। सच बात तो ये थी कि मुझे इन बद्दुआओं पर यकीन ही नहीं था, लेकिन जब नौकरानी को मैंने बद्दुआ करते देखा तो मेरे दिल में उसे नौकरी से निकालने पर जो भी शर्मिंदगी या परेशानी थी वो एकदम से निकल गई और मुझे लगा कि मैंने ये सही किया है, क्योंकि इतने टाइम अच्छी सैलरी पे उसे रखा, अब नौकरी से निकाला तो बद्दुआएं करने लगी। उसके वहाँ से जाने से पहले ही मैं घर से निकल गई। मेरा दिल बहुत ख़राब हो रहा था और दिमाग पर पता नहीं कौन सी परेशानी सवार थी, समझ में बात ही नहीं आ रही थी। रास्ते में भी बार-बार मूड ख़राब हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने एक मोटर बाइक को अपने पीछे आते नहीं देखा और झटके से ब्रेक लगा दी। मगर जैसे ही ब्रेक लगाई तो वो सवार सड़क के किनारे जाकर गिरा और वहाँ काफ़ी लोग एक साथ जमा हो गए। मेरे तो हाथ पैर ठंडे हो रहे थे, क्योंकि बैठे बैठे फालतू में एक मुसीबत जो अपने गले में डाल ली थी। अब इस हादसे को भुगतने के लिए बाहर निकली तो ये शुक्र था कि बाइक सवार को ज़्यादा चोटें नहीं आई थी, बस कुछ खरोच और रगड़े थीं। मैंने किसी के भी बोलने से पहले अपना पर्स खोला और उसमें जितने भी पैसे थे वो सब निकाल कर उस आदमी को थमा दिए, मगर वो भी कोई हटदर मालूम हो रहा था। मेरे पैसे वापस मेरे ही हाथ पर रखते हुए बोला, बस करो मैडम, अगर तुम इतनी ही अमीर हो कि जान के बदले पैसे दोगी तो यहाँ जितने एक्सीडेंट होते हैं सबकी भरपाई करो। मैंने भी गुस्से से कहा कि अब पैसे दे रही हूँ, अपनी गलती भी मान रही हूँ, बताओ इससे ज़्यादा क्या चाहते हो। मगर वो भी मुझसे ज़्यादा गुस्से में बोला, मैंने पैसे नहीं मांगे, पहले ढंग से गाड़ी चलाना सीखो। तुम अमीर लोगों के पता नहीं दिमाग कहाँ पर होते हैं, माफ़ी मांगो, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरा दिमाग घूम गया। मेरा उससे माफ़ी मांगने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, पर आसपास के लोगों की वजह से और दबाव में आकर मैंने उससे माफ़ी मांग ली, क्योंकि गलती सरासर मेरी ही थी। माफ़ी मांगने के बाद मैंने वो पैसे दोबारा उस आदमी की तरफ बढ़ाए तो वो लिए बगैर वहाँ से चला गया। मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा, लेकिन उसे बर्दाश्त करते हुए गाड़ी में आकर बैठ गई। पता नहीं ये छोटे लोग खुद को समझते क्या हैं। अगर यही पैसे मैं किसी भीड़ के बगैर उस आदमी को देती तो झट से ले लेता। अभी सिर्फ यहाँ लोगों की भीड़ थी तभी नहीं लिए हैं। ये सोचकर मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और उस आदमी के पास दोबारा से पहुँचकर कहा, लो अब ये पैसे ले लो, यहाँ कोई भी नहीं है। पहले तो वो खड़ा कुछ देर सोचता रहा, फिर धीरे से हाथ बढ़ाकर उसने मुझसे पैसे लिए तो मेरे चेहरे पर तंज भरी मुस्कुराहट फैल गई। मगर अगले ही पल वो मुस्कुराहट हैरत में बदल गई जब उस आदमी ने पैसे गिने बगैर पास बैठे फ़कीर की गोद में डाल दिए और वहाँ से बाइक को उड़ाता हुआ चला गया। मैं पीछे से गुस्से से भरी बैठी रह गई और वहाँ से गाड़ी वापस ले आई। मुझे यकीन हो चुका था कि आज का दिन ही मेरे लिए मनहूस है। तब मैंने कल तक बाहर निकलने से तौबा कर ली कि बस घर में ही रहूं तो बेहतर है, क्या पता कहाँ से कौन सी मुसीबत आकर गले पड़ जाए। घर आई तो माँ तैयार खड़ी थीं, शायद वो कहीं जाने वाली थीं और बार बार नौकरानी को आवाज़ें दे रही थीं। जब मैंने बताया कि उसे आज सुबह ही काम से निकाल चुकी हूँ, पर
इस पर उन्होंने हैरान होकर पूछा, बेटा क्यों निकाला? तो मैंने कहा, बस सही से काम नहीं करती। अब अगर उसने कोई तुम्हें बद्दुआ दे दी तो? माँ एकदम से परेशान हो गई तो मैंने नफ़रत भरी नज़र उन पर डाली और पूछा, आपको कोई फ़र्क पड़ता है बद्दुआ से? मैं जानती थी ये मेरे अल्फाज उन्हें चुप करवाने के लिए काफ़ी हैं, और ऐसा ही हुआ। उनके चेहरे की रंगत पल भर में बदल गई और जो वो किसी पार्टी में जा रही थीं चुपचाप वापस अपने कमरे में चली गईं, जिससे साफ ज़ाहिर था कि अब वो बाहर नहीं जाएंगी। मगर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं अपने ख़राब मूड में हर किसी का दिल दुखाती थी, और इस बात का जब तक एहसास होता था तब तक बहुत देर हो जाती थी। अब भी मुझे ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा और मैं अपने कमरे में बंद हो गई। साथ ही फुल वॉल्यूम के साथ म्यूज़िक चला लिया और बिस्तर पर जाकर औंधे मुँह लेट गई। काफ़ी देर सुस्ती से लेटी रही, फिर मोबाइल उठाकर व्हाट्सएप खोला तो सामने ही वो मैसेज जगमगा रहा था। मैंने कभी भी उस बंदे को वापस रिप्लाई नहीं किया, मगर उस वक्त न जाने क्या सोचकर मैंने टाइप करना शुरू किया कि आखिर हो कौन तुम, क्या चाहते हो, पैसे? मैसेज भेजकर जैसे ही मोबाइल रखा फ़ौरन से वो ख़ास रिंगटोन बजी जो सिर्फ उसके नोटिफिकेशन पर लगाई थी। मैसेज खोला तो सामने लिखा था, तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम सबको पैसों से ख़रीद सकती हो। खैर, तुम दिन और तारीख़ याद रखना, तुम्हारी शादी हर हाल में अपाहिज आदमी से होकर रहेगी और उसे कोई टाल नहीं सकता। ये मैसेज मेरे गुस्से को और हवा देने के लिए बहुत था, और मैंने भी गुस्से से मोबाइल हाथ में लिया और चिल्लाकर दीवार पर दे मारा। मोबाइल टूटने की आवाज़ सुनकर पापा फ़ौरन मेरे कमरे में आए और पूछा, क्यों इतना शोर कर रही हो और अपनी माँ से क्या कहा है तुमने? वो रोती चली जा रही हैं। मैंने घूर कर पापा को देखा और कहा कि अगर आप चाहते हैं कि जो मैंने माँ से कहा है वो आपसे ना कहूँ तो फ़िलहाल के लिए यहाँ से चले जाएं। मैं पागल हुई पड़ी हूँ, और इस पागलपन में मैं क्या करती फिर रही हूँ मुझे खुद होश नहीं है। मैंने ज़िंदगी में पहली बार अपने बाप से भी ऐसे ही बात की थी, जिस पर वो दंग रह गए और जिन कदमों से मेरे कमरे में आए थे उन्हीं से वापस लौट गए। मुझे लग रहा था कि मैं पागल हो रही हूँ। कुछ सोचकर मैंने गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकल आई। फिर सोचा मैं तो अपने होश में ही नहीं हूँ, तो ड्राइवर से कहा कि गाड़ी चलाएं। आधे घंटे बाद मैं एक मनोचिकित्सक के सामने बैठी अपनी परेशानी बता रही थी कि मुझे सब पर गुस्सा आ रहा है, मारने का दिल चाहता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जल्द ही पागल हो जाऊंगी। वो डॉक्टर चुपचाप मेरी पूरी बातें सुनने के बाद बोला, हाल ही में आपके साथ कोई वाकया या कोई बात हुई है तो बताएं। मैंने नहीं में सर हिला दिया और कहा कि जो कुछ हुआ है वो सभी कुछ बता चुकी हूँ। फिर डॉक्टर मुझसे बात करने लगा। वो पता नहीं क्या उगलवाना चाहता था। उन्हीं बातों के बीच मेरे मुंह से वो अपाहिज इंसान से शादी वाले मैसेज का जिक्र हो गया, मगर मैं उसे इम्पोर्टेंस नहीं देती थी। डॉक्टर को बताने लगी तो उसने रोक दिया और कहा कि जो मैं जानना चाहता था वो मुझे मिल गया है। आप उस मैसेज और मैसेज करने वाले की वजह से डिस्टर्ब हैं। मैंने ज़ोर शोर से डॉक्टर को झुठलाया कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मेरी नज़र में उस मैसेज की औकात ही कोई नहीं है। मगर डॉक्टर ने भी उसी लहजे में मेरी बात को मना किया और कहा कि आपको ऐसा लगता है कि वो मैसेज आप पर असर नहीं कर रहा, मगर अंदर ही अंदर कहीं आप डरती हैं कि कहीं ये बात सच ना हो जाए और आपका विवाह एक अपाहिज इंसान से ना हो जाए। मैंने बहुत झुठलाया, मगर सच में मेरे अंदर यही बात थी जो उस डॉक्टर ने खोज निकाली। बाहर से तो मैं ख़ुद को इतना कमज़ोर साबित नहीं कर सकती थी कि इतनी अमीर और मजबूत लड़की होकर ऐसी बातों से डरूं, लेकिन जब डॉक्टर ने कहा तो मुझे मानना पड़ा, क्योंकि वो ये हकीकत जान चुका था। अब उसे छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं। उसने मुझे अगले सेशन का वक्त दिया और कहा कि हम अगली मीटिंग पर इस मामले का हल ढूंढेंगे। फ़िलहाल आप रिलैक्स हों, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता और ना ही कभी होगा। बस कोई आपको या तो तंग कर रहा है या फिर डराने की कोशिश कर रहा है, और वो इस कोशिश में कामयाब भी हो गया है। अब आप पर है कि आप उस फालतू मैसेज पर अपना और दूसरों का मूड ख़राब करती हैं या इसे नज़रअंदाज करती हैं। मैं क्लिनिक से बाहर निकली तो मायूस थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये डॉक्टर भी मेरा इलाज नहीं कर सकेगा। खैर, घर जाने के बजाय मैं अपने दोस्त के घर चली गई और वहीं पर रात रुकने का फ़ैसला किया, क्योंकि मैं अभी किसी का सामना नहीं करना चाहती थी। दोस्त ने पूछा कि परेशान लग रही हो, मगर मैंने उसे कुछ नहीं बताया। उसने बहुत ज़िद किया तो बता दिया, जिस पर वो मेरा मजाक उड़ाने लगी। कहने लगी, कॉलेज में जिस लड़की के सामने कोई बंदा नहीं टिकता वो एक मामूली मैसेज से डर रही है। अब तुम देखो, जब लोगों को मैसेज आते हैं
कि आपका इतना इनाम वगैरह निकला है, तो क्या सचमुच उन्हें पैसे मिल जाते हैं? मैंने नहीं में सर हिलाया तो वो मुस्कुरा कर कहने लगी, यही तो बात है, ये बस ऐसे ही फेक मैसेज हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। और रही बात अपाहिज इंसान से शादी होने की, तो वो तुम्हारे जीते जी नहीं हो सकता। कहाँ तुम इतनी अमीर और ख़ूबसूरत, तुम्हारे तो माँ बाप को कोई पैसे भी दे या किसी भी तरह का लालच दे तो कोई ऐसा नहीं चाहेगा। आप बताओ, कुछ अकल आई या अभी भी परेशान हो? मैं उसकी बातें सुनकर एकदम से रिलैक्स महसूस करने लगी और सोचा कि डॉक्टर के पास जाकर वक्त ही बर्बाद किया। वो बात जो मेरी सहेली ने मुझे 10 मिनट में समझा दी, वही बात डॉक्टर अगले सेशन तक टाल रहा था। डॉक्टर और उसके सेशन पर लानत भेजकर हम दोनों बाहर निकल गए और खूब हल्ला गुल्ला किया। मेरा भी दिमाग जो सुबह से साथ छोड़े हुए था, उस वक्त एकदम से ही हल्का फुल्का हो गया और हम पूरी तरह रात बाहर ही रहे। सुबह सवेरे जब कुछ अकल आई कि मैंने माँ पापा को नाराज़ किया है, तो उनके लिए एक बुके और केक लेकर घर गई। वो दोनों ही परेशानी से डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। जब जाकर मैंने उन्हें बुके दिया और माफ़ी मांगी, तो तब कहीं जाकर उनकी परेशानी ख़त्म हुई और चेहरे से एकदम से खुशी झलकने लगी। मुझे अफसोस हुआ कि अपने बुरे मूड में उन लोगों को क्यों बुरा भला कहा, जबकि यही तो मेरा साथ देते हैं और मेरे अपने हैं। पापा ऑफिस चले गए तो मैंने माँ से दोबारा माफ़ी मांगी। इस पर वो धीरे से बोली, जानती हो, कल मुझे एक बात का शिद्दत से एहसास हुआ। मैं चौंक गई और पूछा, क्या बात है? इस पर वो उदासी से कहने लगी कि अपनी औलाद पर चाहे जितना भी एतबार करो, बेशक उसे पास्ट भी बता दो, मगर कभी अपना दोस्त बनाकर कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं। मैंने तो ये सब कुछ इसलिए तुम्हें बताया था कि अगर कल को तुम्हें पता चले तो तुम मेरे सामने सवाल करने नहीं खड़ी हो जाओ, बल्कि तुम फ़ख्र से रहो। इस बात पर मान करो कि बाहर वालों के बताने से पहले ही मेरी माँ मुझे सब कुछ बता चुकी हैं। मैं शर्मिंदा हो गई थी क्योंकि उनकी बात बिल्कुल सही थी। वो बोले जा रही थी कि तुम्हारे बाप ने मुझे पहले दिन से मना किया था कि औलाद को हकीकत बताने की ज़रूरत नहीं, मगर मैंने उनकी नहीं मानी। मैं एक और नफ़रत मोल नहीं ले सकती थी। मुझे लगता था जब तुम्हें हकीकत पता चलेगी तो तुम मुझसे नफ़रत करोगी, मगर तुमने तो मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया। वो सारा सच जो बचपन से मैं तुम्हारे अंदर उंडेलती आई थी, वो तुमने कल जहर की सूरत में वापसी मेरे कानों में उंडेला। तो मुझे पता चला कि बद्दुआ क्या होती है। खैर, अब तुमने माफ़ी मांग ली है तो मैं तुम्हें माफ़ भी कर चुकी हूँ। बात करते मम्मी एकदम से संजीदा हो गईं, जबकि शर्मिंदगी से मेरा सर ही नहीं उठ रहा था। उनसे नज़रें मिलाकर बात करना तो बहुत दूर की बात थी। मैंने उनसे फिर दोबारा से माफ़ी मांगी। उन्होंने तो पहली बार में ही माफ़ कर दिया था, मगर मेरा दिल अंदर से बार बार कह रहा था कि नहीं, अब वो बात नहीं रही। मैं अपने कमरे में आई तो आज फिर मोबाइल पर वही मैसेज था, जिसे देखकर मैंने पूरी तरह से नज़रअंदाज किया, क्योंकि मुझे हकीकत में उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने मैसेज देखकर वो नंबर डिलीट कर दिया और नंबर ब्लॉक कर दिया। अगले दिन एक नए नंबर से फिर वही मैसेज जगमगा रहा था, लेकिन मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। पहले मुझे जब उस मैसेज से डर लगता था तो मैं रोज़ उठकर तारीख देखती थी, मगर अब 3-4 दिन हो गए थे मैंने तारीख देखना भी छोड़ दी थी, क्योंकि मैं समझ गई थी ये सब फेक है। बिला वजह कोई फ्री बैठा अपना वक्त गुजार रहा है। मैं किसी काम से मार्केट गई थी तो वापसी पर मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी। ड्राइवर को भी साथ लेकर नहीं गई, ऊपर से मोबाइल की चार्जिंग भी ख़त्म होकर वो बंद हो चुका था। और सोने पर सुहागा, जहाँ मेरी गाड़ी ख़राब हुई वो शहर का सुनसान सा इलाका था। मैं तो शॉर्टकट लेकर जल्दी घर जाना चाहती थी। मुझे उस सुनसान रास्ते से गुजरना पड़ा, मगर क्या पता था कि यहीं पर गाड़ी भी ख़राब होगी। मेरा घर शहर के कोने पर था, तो जिस मार्केट में गई थी वो शहर के दूसरे कोने में थी, और ये सड़क जो मेरे लिए शॉर्टकट था उन दोनों के बिल्कुल बीच में था। ऊपर से वक्त भी दोपहर के 2 बजे था और दूर दूर तक कोई सवारी क्या इंसान भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं झुंझला गई और सोचा कि क्या किया जाए, पैदल भी तो नहीं जा सकती। जब कुछ समझ नहीं आया तो सर झटक कर वापस गाड़ी में बैठ गई, क्योंकि जब तक कोई मदद न करता या फ़ोन न करवाता मैं तो वहीं फंसी हुई थी। वहीं बैठे बैठे काफ़ी देर हो गई। मैं उकता कर बाहर निकली और सोचा कि पैदल ही चला जाए, क्योंकि यहाँ तो शाम तक कोई नहीं आता दिखाई दे रहा था। मैं जैसे ही जाने के लिए गाड़ी से बाहर निकली, उसी वक्त दूर से मुझे एक मिनी बस आती दिखाई दी, तो मैंने शुक्र अदा किया कि चलो कोई ना कोई तो दिखा। अब मैं सड़क की साइड पर खड़ी होकर
हाथ हिला हिलाकर गाड़ी को रोक रही थी, मगर गाड़ी मेरे रोकने पर कुछ दूर जाकर रुकी। पहले तो मुझे लगा कि ये नहीं रुकने वाली, लेकिन जब रुक गई तो कुछ हौसला हुआ। भागकर ड्राइवर से लिफ्ट मांगी तो उसने हिचकिचाए बगैर मुझे बैठ जाने को बोला। मैं जल्दी से पीछे जाकर बैठ गई। बस भी चल पड़ी थी। अपने होश आवाज़ संभाल कर जैसे ही यात्रियों की तरफ देखा तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही, क्योंकि उस गाड़ी में कुल 10 यात्री थे और 10 ही के 10 अपाहिज थे। उन्हें देखकर मेरा दिल एकदम से घबराने लगा और मुझे वो मैसेज रोज़ मेरे फ़ोन पर आता था याद आया। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि कहीं वो मैसेज हकीकत में ना बन जाए। लेकिन जिस तरह मेरा सामना 10 अपाहिजों से हो गया था, अब तो कुछ भी मुमकिन था। मैं प्रार्थना करने लगी कि किसी तरह यहाँ से निकल जाऊँ। वो गाड़ी शहर पहुँची तो मैंने ड्राइवर से कहा मुझे यहीं पर उतार दो, मगर ड्राइवर बोला कि जहाँ आपको उतरना है मैं वहाँ उतार दूँगा, अभी बस ये पास में ही इन सब यात्रियों को उतारना है। मगर मैं अपनी बात पर कायम रही और कहा कि नहीं, मुझे बस यहीं पर उतार दो। मगर शायद ये मेरी बदकिस्मती थी जो ज़िद की और वहीं पर उतर गई। बस मुझे उतार कर सड़क से मुड़ गई, जबकि मैं शुक्र अदा कर रही थी कि मैं बच गई। मगर मैं बची ही तो नहीं थी। मैं इधर उधर देखने लगी कि ताकि कोई रिक्शा रोक लूँ और घर चली जाऊँ। जब एक ऑटो आकर मेरे सामने रुका और मैं बगैर कुछ पूछे बताए उसमें बैठ गई। ऑटो वाले से कह दिया कि फला जगह चलो, मगर उलझन का शिकार तब हुई जब वो ऑटो वहीं मुड़ा जहाँ वो बस मुड़ी थी, जबकि मेरा घर तो बिल्कुल उसकी उल्टी साइड में था। इससे पहले कि मैं ऑटो वाले से पूछती कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, वो एक बड़े से प्लॉट में मुझे लेके आया, जिसको चारों तरफ दीवारें थीं और बाहर बड़ा सा गेट लगा था। वहीं पर टेंट लगाकर किसी शादी का इंतज़ाम किया गया था। मैंने इधर उधर देखा तो वहाँ सिर्फ वो बस ही दिखाई दी जिस पर मैं आई थी और वही अपाहिज यात्री बस से नीचे उतर रहे थे। मैं ऑटो रिक्शा वाले से बहस करने ही लगी थी जब एक आदमी मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे वहाँ से कोने में ले गया, जिसे टेंटों से ही एक कमरे की शक्ल दी गई थी। मैंने खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश की, मगर उसकी गिरफ्त एकदम मजबूत थी। मैं तो हिल भी नहीं पा रही थी। उस टेंट से बने कमरे में लाकर उस आदमी ने पहले मेरे मुंह में रुमाल ठूसा और फिर मेरे हाथ पैर बांध कर मुझे कुर्सी से बांध दिया। मैं खूब मचली, मगर फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मैं बांधी जा चुकी थी। वो आदमी गुस्से से बोला, खबरदार जो कोई हरकत की तो तुम्हारी शादी एक अपाहिज इंसान से होने वाली है। रोज़ाना मेरा मैसेज तो मिल ही जाता होगा। मैं हक्का बक्का उसकी शक्ल देखे जा रही थी जब वो घुर्रा कर बोला, ऐसे क्या देख रही हो, वो इंसान मैं ही हूँ। इतना बोलकर वो बाहर निकल गया। वापस आया तो उसने व्हील चेयर को पीछे से पकड़ा हुआ था और उस पर एक अपाहिज आदमी बल्कि लड़का बैठा हुआ था। वो कहने लगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस अभी तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। जबकि उस अपाहिज लड़के को देखकर मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था, ऐसा लग रहा था कि सीना चीर कर अभी बाहर आ जाएगा। ऊपर से दूसरे लड़के की बात, जो मेरे साथ बिल्कुल किसी जंगली की तरह रवैया रखे हुआ था। थोड़ी ही देर बाद पंडित जी भी आ गए और उस आदमी ने कहा कि अगर तुमने शादी नहीं की तो भगवान कसम यहीं तुम्हारा सर खोल दूंगा। मैं डर गई थी, क्योंकि वो इतना ख़तरनाक लग रहा था कि कुछ भी कर सकता है। फिर पंडित ने हमारी मैंने चुपचाप शादी की रस्में अदा कर ली, क्योंकि मैं सोच चुकी थी कि एक बार यहाँ से बचकर चली जाऊँ तो फिर देखना अपने इस अपाहिज पति से तलाक क्या, मैं इसका नामो निशान ही मिटा दूँगी। कुछ ही देर बाद मेरी शादी एक अपाहिज इंसान से हो चुकी थी और मैं बेबस थी, चाह कर भी कुछ नहीं कर सकी। इधर उधर नज़रें दौड़ाई तो देखा सब बहुत खुश थे। पता नहीं किस बात की खुशी मना रहे थे वो लोग। कुछ ही देर में खाना भी शुरू हो चुका था और सब लोग वहाँ बिज़ी हो गए। उस लड़के ने आखिरकार मेरे मुंह से रुमाल निकाल दिया। जैसे ही रुमाल निकाला मैं चीख कर बोली, कौन हो तुम और क्यों मेरे साथ ऐसा किया, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा। इस बात पर वो एकदम मुस्कुराया और कहा, तुमने नहीं, तुम्हारी माँ ने। कहते हैं ना, औलाद का गम माँ को बाप को देखना पड़ता है और माँ बाप के गुनाहों की सज़ा औलाद को भुगतनी पड़ती है। बस तुम भी यही समझो। उसने मुझे खोल दिया और कहा, जाओ अपनी माँ से पूछो। मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा, मैं अपनी माँ से क्या पूछूं? उसने कहा, जाकर पूछोगी तो पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है और क्यों तुम्हें उठाकर लाया हूँ। मैंने कहा कि मेरी माँ ने मुझसे आज तक कुछ भी नहीं छुपाया, हर बात हर राज मुझे बताया है। मैं उनके हर राज से वाकिफ़ हूँ। अब तुम बताओ, तुम किस वजह से मेरी माँ या मुझे दुख पहुँचाने की कोशिश कर रहे हो। इस बात पर एक पल के लिए वो लड़का चुप कर गया। मुझे ऐसा लगा जैसे उसे मेरी बात पर यकीन नहीं आया हो। कुछ देर चुप रहने के बाद वो फिर से बोला,
तुम जानती हो महेश कुमार कौन है? मैंने भी उसी एटीट्यूड से कहा, हाँ जानती हूँ, कौन है? मेरी माँ का पहला पति था, जिसे माँ ने सिर्फ इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो बाप नहीं बन सकता था, और उसने माँ को बद्दुआ दी थी कि कभी तुम्हारी औलाद नहीं होगी। बस यही ना, मुझे सब पता है। मेरी माँ मासूम है और उसने कुछ भी नहीं छुपाया। अब बताओ क्या बोलते हो तुम? मेरी बात पर वो कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा, फिर एकदम से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहा, जानता हूँ तुम्हारी माँ कितनी मासूम और सीधी औरत है। अपनी नज़रों के सामने ही उसे देखा था। खैर जाओ और जाकर अपनी माँ से हकीकत पूछो। अगर वो बता दे तो ठीक, नहीं तो चली आना, सबूत के साथ हकीकत भी दिखा दूंगा। मैं जहाँ बात करके एकदम रिलैक्स हो गई थी, इस बात पर चौंक गई कि मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि उसकी बात का यकीन करूं, लेकिन वो जिस तरह से सच्चाई के साथ मुझसे बोल रहा था, ना चाहने के बावजूद भी मैं उसे झुठला नहीं पा रही थी। मैंने पहले 2-4 कदम उठाए, उसने भी मुझे आज़ाद छोड़ दिया था, क्योंकि वो चाहता था वो तो हो चुका था, शादी हो चुकी थी, अब क्या बाकी बचा था। मगर फिर सोचा कि जितना माँ के साथ सर खपाना है तो इससे ही पूछूं, फिर जाकर अपनी माँ से पूछूंगी और देखूंगी क्या वो कहाँ गलत बोलती हैं। मैंने उस लड़के से कहा, तुम मुझे हकीकत बताओ, मैं अपनी माँ से बाद में पूछूंगी। मेरी बात पर उसने इस बात में सर हिला दिया, जैसे वो तैयार था। उसने एक फ़ोटो जेब से निकाल कर मेरे सामने की, जिसमें बहुत स्मार्ट आदमी बैठा हुआ था। मुझे फ़ोटो दिखाकर बोला, ये था महेश कुमार। मैंने चौंक कर पूछा, क्या मतलब था? अब नहीं है क्या? हाँ अब नहीं है। लड़का उदास लग रहा था, मगर मैंने कंधे उचका दिए। मुझे क्या पड़ी थी वो था या नहीं था? ये इंसान मेरा बाप है। दूसरा झटका मुझे इस बात पर लगा, मगर वो मुस्तकिल बोल रहा था तो मुझे भी चुप रहकर उसकी बात सुनना पड़ी। मेरे पापा ने पहली शादी मेरी माँ के साथ की थी। मेरी माँ ने बड़ी मोहब्बत दी पापा को, मगर वो तुम्हारी माँ के इश्क में बहुत पहले से पड़े हुए थे। पर घर वालों ने शादी नहीं करवाई तो मजबूरन मेरी माँ से शादी करनी पड़ी। फिर मैं जब पैदा हुआ तब तुम्हारी माँ अपने घर से भाग गईं। उन दोनों की शादी हो गई, लेकिन शादी के 1 हफ्ते बाद ही पापा का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें अब वो अपनी दोनों टांगें खो बैठे। ये बात हमारे लिए तो स्वीकार थी, मगर तुम्हारी माँ के लिए नहीं थी। 2 महीना वो शादी रही और फिर 2 महीने बाद तुम्हारी माँ एक बहुत ही अमीर आदमी के साथ चली गई। पापा ने पूछा कि ऐसा क्यों किया तुमने? तुम तो मोहब्बत करती थी ना मुझसे। तो जब इस बात का जवाब तुम्हारी माँ ने दिया तो मैं भी वहाँ खड़ा था। वो चीख कर बोली, मोहब्बत छोड़ो, जो अपाहिज आदमी मेरे खर्चे पूरे नहीं कर सकता वो मुझसे मोहब्बत क्या करेगा? जाने दो, अब मुझे तुमसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला इंसान मिला है जो तुमसे बहुत बेहतर है। उस वक्त मैंने अपने बाप को टूटते देखा। जिस औरत के पीछे उस इंसान ने अपनी पत्नी और बच्चे को नज़रअंदाज कर दिया, वो उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर करती चली गई। तब मेरी माँ ने उस औरत को कहा था कि भगवान करे तुम कभी खुश ना रहो। तो वो जवाब में बोली, हाँ मैं जानती हूँ, एक लूले लंगड़े इंसान के साथ तुम्हारी तो ज़िंदगी खुशियों से भरी गुजरेगी ना। तभी से मैंने सोच लिया था कि अगर उस औरत की औलाद हुई, बेटी हो या बेटा, मैं उसकी शादी किसी लूले लंगड़े इंसान से ही करूँगा। और देख लो, आज मैंने खुद से वादा पूरा किया। मेरी बहन तुम्हारी शादी एक अपाहिज लड़के से हो चुकी है, और सबसे बढ़कर तुम्हारे तो बाराती भी अपाहिज चुने हैं मैंने। इस बात पर मैं बहुत दुखी हुई थी और हिलने तक की हिम्मत नहीं थी। वही इंसान जो खुद को मेरा भाई कहता था, मुझे गाड़ी पर छोड़ दिया, क्योंकि आज वो हमसे ज़्यादा अमीर हो चुका था। मैंने माँ से ये सब पूछा तो वो चुप की चुप रह गई और कोई जवाब नहीं दे सकी। वो बार बार एक ही बात कही जा रही थी कि मैं तुम्हें एक दिन के अंदर तलाक दिलवा दूंगी, मगर जब मैं उनसे सच्चाई पूछती तो वो चुप ही हो जाती, जिसका मतलब था कि जो कुछ मुझे बताया गया है बचपन से, वो सब गढ़ा हुआ झूठ था, फरेब खेला गया था मेरे साथ। मैं उस घर से निकल आई हूँ, मगर जाने से पहले अपनी माँ को ये बताना नहीं भूली कि उस लूले लंगड़े इंसान से मैं कभी तलाक नहीं लूँगी। आप बेशक अपनी मोहब्बत के बावजूद किसी भी मर्द को छोड़ सकती हो, मगर मेरा वो पति है अब, जिसे मैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। और जब हर रोज़ आपको मेरे बारे में सोचकर दुख मिलेगा तो मुझे सुकून मिलेगा। आज मैं अपने उसी अपाहिज पति के साथ एक छोटे से घर में रहती हूँ, बाहर के सब काम निपटाती हूँ, और हम एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसमें बेशक मोहब्बत नहीं है मगर इज़्ज़त है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आगे आने वाली अच्छी कहानियों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। Thanks for watching.